क्या हो गया बाबूजी आपको? क्यों बार बार एक ही बात की रट लगा रखी है? मेरी पत्नी मेरी पत्नी। अरे पत्नी ही है ना, कोई आसमान की चांदनी तो है नहीं आपकी पत्नी, जो जब से तारीफ़ों के पुल बांध रहे हो और हमें भला बुरा कह रहे हो। अरे हमने माँ को इतनी बार मना किया मगर ज़बरदस्ती हमारी गाड़ी में बैठ गई। मना करने के बावजूद नहीं मानी वो। अब जब हम नहीं ले जाना चाहते थे उनको अपने साथ शहर, तो मेरी पत्नी ने ज़रा सा धक्का ही तो दिया था इनको। अब वो नीचे गिर गई तो इसमें हम क्या करें? मजबूरी में हमें धक्का देकर उतारना ही पड़ा। अब इसमें हमने भला गलत क्या ही कर दिया? बुढ़ापे में इनका बोझ कौन उठाता भला? पत्नी के खिलाफ शब्द सुनकर ज़ोरदार तमाचा मोहित बाबू ने अपने बड़े बेटे आनंद के गाल पर जड़ दिया। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी पत्नी के साथ इतनी गिरी हुई हरकत करने की? नहीं ले जाना था तो मत ले जाते, क्यों धक्का दिया मेरी पत्नी को? तब आनंद की पत्नी रुचिका चिल्लाकर बोली, बाबूजी आपको शर्म नहीं आती क्या? अपने जवान बेटे पर हाथ उठाते हुए जानते नहीं हैं क्या आप कि मेरे पति कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, कितने बड़े आदमी हैं? अरे आपके जैसे दो कौड़ी के लोग तो इनके जूते चाटते हैं, इनके आगे हाथ फैलाते हैं, भीख मांगते हैं इनसे। आपकी औकात ही क्या है इनके सामने? दोस्तों, इससे पहले कि कहानी में आगे बढ़े, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए वीडियो को एक बार लाइक शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तब बहू द्वारा पति का अपमान होते देख कोकिला जी ने रुचिका के गाल पर 2 जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी बहू? मेरे पति के खिलाफ एक शब्द ही बोला तो ज़ुबान खींच लूँगी तुम्हारी। और अगर बहू हमारा तुम पर कोई हक नहीं तो किस मुँह से, किस हक से मुँह उठाकर चले आए हो तुम यहाँ हमारे आगे हाथ फैलाने? 1 फुटी कौड़ी नहीं दूंगी तुम्हें मैं अपनी दौलत से। जाओ और भीख मांगो, कहीं भी जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुमसे। अब कुछ भी करो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। अपनी पत्नी की हिम्मत देखकर मोहन जी की आंखें खुशी से चमक उठी। उन्हें अपने ऊपर गर्व महसूस होने लगा। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। अपनी माँ कोकिला जी का ऐसा रूप देख दोनों बेटे बहुएं खड़े के खड़े रह गए। और हाँ बहू, क्या बार बार अपने भाई की धमकी देती रहती हो कि भाई को बुला लूँगी, भाई को बुला लूँगी? तो आज तुम अपने भाई को बुला ही लो, वरना तुम परेशान मत हो। मैं आज तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर ही देती हूँ। तभी मोहन जी के दोस्त का बेटा वहाँ पर एक पेपर लेकर पहुँचा और साथ में पुलिस वाले भी आए थे, जिन्हें देखकर बहू रुचिका की आंखें खुली की खुली रह गई। उसके वारे न्यारे हो गए, क्योंकि पुलिस की यूनिफॉर्म में कोई और नहीं बल्कि उसका भाई सुनील ही था, जिसे देखकर रुचिका की हिम्मत और ज़्यादा बढ़ी। सोचा कि उसका भाई उसकी ही साइड लेगा। ऐसा सोचते हुए वो उसके गले लगने लगी। तब सुनील ने उसे हाथ से पीछे कर दिया। यहाँ कोई किसी का भाई नहीं और कोई बहन नहीं। अभी मैं ड्यूटी पर हूँ, इसलिए मुझे बहकाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो। सुनील ज़ोरदार आवाज़ में चिल्लाकर बोला, रौब जमाते हुए। अपने भाई का ऐसा रूप देख रुचिका सुन्न पड़ गई और कोने में जाकर खड़ी हो गई। मोहन जी ने वो पेपर वकील को पकड़ाए और वकील ने वो पेपर बेटे बहू को पढ़कर सुनाए, जिसे सुनकर बेटे बहू भौंचक्के रह गए। उनके होश ही उड़ गए और बस मोहन जी और कोकिला जी को बेटे बहू लगातार निहारते ही रहे। कुछ देर बाद मोहन जी सुनील और वकील को लेकर कमरे के अंदर चले गए। बेटे बहू हाथ सर पर रखकर ज़मीन पर दम से बैठ गए और आने वाले तूफान का इंतज़ार करने लगे थे, जिसकी आहट उन्हें पहले ही हो चुकी थी। उन्हें पता चल गया था कि उनके माँ बाबूजी उनके खिलाफ सख्त फैसला लेंगे। बेटे बहू उस दिन को याद करने लगे जब उन्होंने शहर से गांव आने की सूचना अपने माँ बाबूजी को दी थी कि वो गांव आ रहे हैं कुछ दिन के लिए। तब कैसे माँ बाबूजी उनके आने का इंतज़ार खुशी से चहक कर रहे थे। कोकिला जी ने अपने बेटे बहू के लिए उनके मनपसंद पकवान बनाए थे और बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रही थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने कपड़े पैक भी कर लिए थे। जब मोहन जी ने पूछा तो बोली, बेटे बहू के साथ इस बार ज़रूर जाऊंगी।
ये क्या कोकिला, कम से कम उनसे मालूम तो कर लेती। अजी आप भी ये कैसी बातें करते रहते हो। जब एक बार उन्होंने बोल दिया था कि अगली बार आएंगे तो ले जाएंगे आपको, तो इसमें पूछने वाली बात कौन सी है भला। बेटे का घर भी तो मेरा ही घर है। इस बार तो मैं उनके साथ ज़रूर जाऊंगी और मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है जी। वो मुझे अपने साथ ज़रूर लेकर जाएंगे। अब बुढ़ापे में हम यहाँ अकेले थोड़ी रहेंगे। मेरा मन नहीं लगता जी। तभी डोर बेल बजी। कोकिला जी खुशी से चहकते हुए उत्सुकता से दरवाजे पर गई। देखा तो बेटे बहुएं आए थे, लेकिन बेटे बहुओं ने ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं दी, ना ही अपने सास ससुर माँ बाबूजी के पैर छुए, और ऐसे ही अंदर चले गए। अंदर जाकर फ्रेश हो गए और सब खाना खाने बैठे। तब छोटा बेटा वीर बोलता है कि माँ, आपके हाथों में तो जादू है जादू। क्या खाना बनाती हैं आप माँ। ये बात तो है कि जो खाना आप बना सकती है वो मेरी पत्नी रीना कभी नहीं बना सकती। उसके हाथों में तो ऐसा स्वाद ही नहीं। ये बात सुनकर रीना थोड़ा मुंह बनाती है और चिढ़ती है अपनी सास से। ये देखकर सब हंस पड़ते हैं और बातें करते हुए खाना खाने लगते हैं। अब जब सब खाना खाकर कमरों में चले जाते हैं, शाम में कोकिला जी बेटे बहुओं के लिए चाय नाश्ता और कचौड़ियाँ बनाती हैं। तब छोटा बेटा वीर बोलता है कि कल की टिकट बनवा लेता हूँ। हम चारों को वापस भी तो जाना है। अब काम भी तो संभालना है, ऑफिस भी देखना है। तब बड़ा बेटा आनंद अपनी सहमति प्रकट करता है। तब कोकिला जी कहती हैं कि बेटा, तुम तो इस बार अपने बाबूजी और मुझे लेकर जाने वाले थे, तो हमारा भी टिकट करा दो। और बेटा, मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इस बार तो तुम हमें ले ही चलो। 2 साल हो गए थे तुम्हें देखे हुए, और उस दिन से आज देखा है तुम्हें बेटा मैंने। घर इतना खाली खाली रहता है तुम्हारे बिना। घर काटने को दौड़ता है मुझे। हमारा मन ही नहीं लगता, इसलिए तुम हमें अपने साथ ले चलो। तब आनंद की पत्नी रुचिका बोलती है, क्या मम्मी जी, अभी अभी तो हमने नया घर खरीदा है और उसमें अभी बहुत सारे काम होने बाकी है। आपको तो पता ही है नए घर का हाल। घर का सारा काम ऐसे ही अधूरा पड़ा है अभी। ऐसे में हम आप लोगों को कहाँ पर रखेंगे। भला हमारे अपने भी इतनी जिम्मेदारियाँ होती है, और आप तो बूढ़े लोग हैं। आपका खाना पीना भी अलग ही होता है। हम तो खाने पीने पर भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। कभी होटल से मंगा लेते हैं तो कभी घर पर ही कुछ बनाकर खा लेते हैं। जो टाइम पर मिलता है वही खा लेते हैं या बाहर से मंगा लेते हैं। अब आपको तो घर का खाना ही चाहिए होगा बुढ़ापे में। एक तो घर में पहले से ही बहुत काम करना बाकी है, ऊपर से अगर आप लोग जाएंगे तो हमें और ज़्यादा परेशानी होगी। तब कोकिला जी बोली कि कोई बात नहीं बहू, जब तक तुम्हारे घर में काम होगा तब तक हम वीर के साथ रह लेंगे। तब वीर की पत्नी रीना बोली, अरे नहीं माँ जी, 7 से 9 का ऑफिस है हमारा। हम दोनों ही जॉब करते हैं ना, और ना ही हमारे घर पर मेड है, और हमारे तो घर के खर्च भी इतने हैं, सैलरी भी इतनी नहीं होती हम दोनों की। दोनों काम करते हैं फिर भी राशन पानी में कमी हो ही जाती है। ऐसे में हम आपका खर्चा भला कैसे उठाए पाएंगे। आप ही सोचिए, अपने बेटे बहुओं की मजबूरी तो समझिए कम से कम। इसलिए आप लोगों को वहाँ ले जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हम लोग आपका खर्चा नहीं उठा पाएंगे, और आप शहर का माहौल नहीं जानती हैं। वहाँ पर ज़िंदगी इतनी भी आसान नहीं होती जितनी आप आसान समझती है। अब बेटे बहू के साथ रहना ही थोड़ा होता है, बैठना उठना भी होता है, खाना पीना भी होता है, आना जाना होता है। हम आपको भला कैसे संभालेंगे। आपके लिए यही बेहतर है कि आप यहीं रहकर अपना जीवन यापन करें और खुशी खुशी रहे। ये सुनते ही कोकिला जी रोने ही लग गई और रोते हुए बोली कि बेटा, मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। मुझे घर काटने को दौड़ता है। मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आती है। हम बूढ़े लोग तो बस अब तुम्हारे साथ ही रहना चाहते हैं और जीवन के अंतिम पल अपने बेटे बहुओं के साथ बिताना चाहते हैं। और अभी तो हमारे शरीर में इतनी ताकत है बहू, मैं घर का सारा काम भी कर सकती हूँ और तुम्हारी मदद भी कर दिया करूँगी।
तुम्हें मेड लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर बेटे बहू ने चुप्पी साध ली और कुछ नहीं कहा। रुचिका कमरे में जाकर आनंद से बोली कि बूढ़े बुढ़िया तो हमारे ही पीछे ही पड़ गए, और वो बुढ़िया कितनी बोल रही है, और अगर मैं इन्हें आने के लिए बोल दूँ तो तुम्हें पता ही है शहर में हमारी कितनी अच्छी बिंदास लाइफ है। किसी भी टाइम आना जाना, घर पर पार्टी करना और किसी भी टाइम सोकर उठना। भला ऐसे में ये जाएंगे तो हमारी जिम्मेदारियां ही बढ़ जाएंगी। फालतू में टोका टाकी अलग से करेंगे। तुम्हें पता ही है इन बूढ़े लोगों की आदत का। अच्छी खासी लाइफ में हमारी खलल पड़ जाएगा, तुम्हें पता है ना। तब आनंद बोला, अरे हाँ रुचिका, मैं कौन सा इन्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों बिना बात के एक बात को माँ बार बार दोहराए जा रही हैं। इधर वीर से रीना बोली, देखो वीर, तुम अपना मुंह ज़रा भी मत खोलना। तुमने देखा ना बुढ़िया किस तरह से हमें चढ़ा रही है। मैं बूढ़े बुढ़िया के साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। एक तो इनको साथ में रखो, ऊपर से इनकी बातें सुनते रहो। मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। बूढ़े लोग, मेरी सहेलियां घर पर आती जाती रहती हैं और पार्टियां चलती रहती है हमारी आए दिन घर पर। ऐसे में ये लोग जाएंगे तो टोका टाकी करेंगे ही। मुझे अपनी फर्स्ट क्लास लाइफ में किसी का इंटरफेयर पसंद नहीं है। अरे हाँ रीना, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं कौन सा बाबूजी को और माँ को अपने साथ रखना चाहता हूँ। अब भला हमारी अपनी सैलरी से तो हमारा भला होता नहीं है। हमारे अपने ही खर्चे इतने महंगे हैं, इतने ज़्यादा हैं, तो हम कहाँ तक संभाल पाएंगे इन्हें। दरअसल दोनों ही बेटे बहुएं अपनी ऐश भरी ज़िंदगी में खलल नहीं डालना चाहते थे। उन्हें लगता था कि माँ बाबूजी उनके साथ जाएंगे तो उनकी परेशानियाँ बढ़ेगी, क्योंकि वो शहर में बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे थे। बाहर आना जाना, पार्टीज़ करना, देर रात घर आना, मूवी देखना, सारे शौक़ पूरे कर रहे थे। अगले दिन जब दोनों बेटे बहुए जाने का समय हुआ, तब वो अपना सामान पैक करने लगे और गाड़ी में रखने लगे। तब कोकिला जी की आंखों में झरझर आंसू बह रहे थे। तब वो एक बार फिर से बोली कि बेटा, मैंने तो अपने कपड़ों का बैग भी तैयार कर रखा था। इतनी उम्मीदें लगा रखी थी तुमसे कि इस बार तो मुझे लेकर ही चले जाओगे तुम, लेकिन तुम मुझे अपने साथ नहीं लेके जा रहे। यह बूढ़ी आंखें तुम्हें देखने को तरस जाती है बेटा। घर काटने को दौड़ता है, मन ही नहीं लगता मेरा। तब दोनों बेटे बोले, क्या हो गया माँ आपको? क्यों जाते वक्त हमें टोका टाकी कर रही हो? जाते वक्त टोका टाकी करना अच्छी बात नहीं है। और क्यों रोना धोना लगा रखा है? जैसे आप पहले रहती थी वैसे आप अब भी रह लीजिए। और शहरी जीवन आपके लिए ठीक नहीं है, आसान नहीं है, कहकर वो लोग गाड़ी में बैठ गए। कोकिला जी ने जैसे ही रुचिका का हाथ पकड़ा तो उसने झटके से कोकिला जी को धक्का दे दिया और वो गिर गई। बेटों ने भी अपनी माँ से पीछा छुड़ाने के लिए गाड़ी स्टार्ट कर दी और तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाने लगे। मोहन जी कोकिला जी को समझाते रहे कि चुप हो जाओ कोकिला, ऐसा मत करो। बेटे बड़े हो गए हैं, वो बदल चुके हैं, तुम क्यों उनके पीछे पड़ी रहती हो। इधर कार में जाते हुए बेटे बहुएं बोले कि अच्छा हुआ जान छूटी बुढ़िया से, वरना पीछे ही पड़ गई थी। हाँ सच में, बाबूजी भी इतना परेशान नहीं करते जितना बुढ़िया करती है। इस बार तो यहाँ कर ही गलती कर दी हमने, हंसते हुए छोटी बहू रीना बोली। बेटे बहू की इस बात को मोहन जी अच्छे से समझ चुके थे, परंतु कोकिला जी उनकी कोई बात नहीं सुनती थी और बेटे बहुओं के झूठे प्यार में पड़ी रहती, उनके मोह में पड़ी रहती। अब तो ऐसा हो गया था वो दिन रात बस रोती रहती, न खाना खाती, न ज़्यादा बात करती, अपनी सुध-बुध में ही ना रहती। मोहन जी कोकिला जी को लगातार समझाते और अपनी पत्नी को रोता हुआ देख उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता। कोकिला जी के चेहरे पर अब काफ़ी झुर्रियाँ चमकने लगी थी और शरीर भी मानो बूढ़ा सा हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बीमार होती जा रही है। कोकिला जी बेटे बहू के फ़ोन का इंतज़ार करती रहती। अब तो वो बीमार सी रहने लगी। एक दिन अचानक से उन्होंने खुद से ही अपने बड़े बेटे आनंद के पास फ़ोन किया। तब आनंद ने हमेशा की तरह व्यस्त रहने का दिखावा किया और फ़ोन काट दिया।
इधर वीर के पास जब फ़ोन किया तो उसने भी वही ढोंग रचाया और कोकिला जी से पीछा छुड़ा लिया। उनकी बात सुनी भी नहीं और फ़ोन रख दिया। अब कोकिला जी बाहर बालकनी में आकर बैठ गई और सड़क पर आते जाते हुए लोगों को देखने लगी। तभी उनकी नज़र एक 65 वर्षीय बूढ़ी महिला पर पड़ी, जो कि साड़ियाँ ले लो कहकर चिल्ला रही थी और साड़ियाँ बेच रही थी। वो महिला बहुत ही ज़्यादा खुशमिजाज लग रही थी। उसे देखकर कोकिला जी को बड़ी हैरानी हुई। तब उन्होंने उसको रोका और जाकर साड़ियाँ दिखाने को कहा और वो उससे बोली कि आप तो काफ़ी उम्र दराज लग रही हैं। क्या आपके बेटे बहू नहीं हैं जो आप इस तरह से घर घर जाकर साड़ियाँ बेचती रहती हैं? ये बात सुनकर वो महिला थोड़ा मुस्कुराई और बोली कि मेरे चार बेटे बहुएं हैं, लेकिन अब सब बड़े हो गए हैं, अच्छी नौकरी लग गई है, शादीशुदा हो गए और शहरों में अपने बीवी बच्चों के साथ जाकर बस गए। पति तो मुझे पहले ही भरी जवानी में इस दुनिया से छोड़ चले गए थे। बच्चों का पालन पोषण बड़ी ही मुश्किल से मैंने किया और एक अकेली औरत किस तरह से अपने बच्चों को पालती है ये वो औरत ही जानती है। और इस काबिल बना दिया मैंने अपने बच्चों को कि आज कामयाब है। बस पीछे छूट गई तो एक माँ, उसकी इच्छा। अब नालायक बेटे बहुए मुझे अपने साथ रखना ही नहीं चाहते। वो मुझे बोझ समझते हैं, इसलिए मैं भी उनके साथ नहीं रहना चाहती। मैं उन पर आश्रित नहीं हूँ। जैसे मैंने उनको पैदा किया, पाला पोसा, कामयाब बना दिया, वैसे ही मैं खुद का पेट भी पाल सकती हूँ। इसलिए मैं उन पर आश्रित नहीं हूँ। मैं खुद के लिए काम कर सकती हूँ और घर घर जाकर साड़ियाँ बेचती हूँ। इस बहाने से लोगों से हंस बोल कर बात भी कर लेती हूँ। मन हल्का हो जाता है और मुझे सुकून भी मिलता है इससे। खुद का खाती हूँ, खुद का काम करती हूँ। उस बुज़ुर्ग महिला की बात सुन कोकिला जी को मानो एक झटका सा लगा हो। बुज़ुर्ग महिला की बात सीधे कोकिला जी के दिल पर असर करती है। वो उसके बारे में सोचती ही रहती है और साड़ी खरीदकर वापस कमरे में आ जाती है और सोचती है कि जब से बेटे बहुए शहर गए हैं तब से उन्होंने मेरे पास एक बार भी फ़ोन नहीं किया। और एक मैं हूँ कि उनके बिना रो रो कर मेरा बुरा हाल हुआ रखा है, और एक वो है जो मुझे कुछ समझते ही नहीं। मैं ही उनके पीछे पड़ी रहती हूँ। मुझसे अच्छी तो वो बुज़ुर्ग औरत महिला है जो साड़ियाँ बेच रही थी और कितने स्वाभिमान के साथ जी रही थी, खुश थी। ये सोचकर कोकिला जी ने मन ही मन एक कठोर फैसला लिया। अब जब उनके पति मोहन जी घर पर आए तो देखा महकी महकी खुशबू आ रही है और कोकिला जी भी काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। उन्होंने बड़े ही प्यार से अपने पति मोहन जी को खाना खिलाया और बोली, सुनिए जी, आज मैं आपको एक बात बताती हूँ। वो सुबह वाली बात है। तब वो उस बुज़ुर्ग महिला की सारी बातें मोहन जी को बताती हैं और कहती हैं, मुझे कुछ कट पीस चाहिए, आप मुझे वो कट पीस लाकर दे दीजिए। मैं खुद का काम शुरू करना चाहती हूँ, खुद का बिजनेस करना चाहती हूँ और अपना बुढ़ापा संवारना चाहती हूँ। मुझे बेटे बहू पर आश्रित नहीं रहना है। ये सुनकर मोहन जी को बहुत अच्छा लगता है। तब वो कहते हैं कि कोकिला, मैं तो तुम्हें बस यही बात समझाते समझाते थक गया था कि बेटे अब पहले जैसे नहीं रहे। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन तुम मेरी सुनती ही कहाँ हो। खैर कोई बात नहीं, देर से ही सही, पर तुम समझी तो चलो अच्छा ही है। कहकर कोकिला जी के लिए मोहन जी बाजार से कटपीस के टुकड़े लेने के लिए चले गए। कोकिला जी कढ़ाई सिलाई के मामले में पहले से ही अच्छी थी। वो एक गुणी महिला थी और उन्होंने अपने इस हुनर को अपना हथियार बना लिया। समय के साथ उनका कारोबार ज़ोरों शोरों से चलने लगा और वो काफ़ी फेमस हो गई। काम में व्यस्त होकर उन्हें ना तो बेटे बहुओं की याद आती और ना ही उनके दिल को दुख होता, जबकि वो पहले से और ज़्यादा स्वस्थ हो चुकी थी और अच्छी खासी दिखने लगी थी। मोहन जी भी पत्नी को देखकर काफ़ी खुश रहते और इधर बेटे बहू का ऐसा हाल था। आनंद बोला, यार वीर, मैं तो ये 7 से 9 की नौकरी करके थक चुका हूँ। सारा दिन किट पिट करते करते रहो और काम करते रहो
और वही सैलरी, वही खाना पीना। ज़िंदगी मानो एक बोझ सी लगने लगी है और ना ही सैलरी ज़्यादा मिलती है, वही कोई 30-40 हज़ार। इसलिए सोच रहा हूँ मिलकर दोनों कोई बिज़नेस करते हैं, अपना कोई धंधा शुरू करते हैं जिससे ज़्यादा पैसा आए। तब वीर बोला, वो तो ठीक है भाई, मैं भी सोच रहा था, लेकिन इस सब के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। बिज़नेस ऐसे ही शुरू नहीं होता और पैसे तो हमारे पास है ही नहीं। तब आनंद बोला, हाँ वो तो है, पर वो जो गांव का घर है वो कब काम आएगा भाई। यहाँ पर तो हमारा अपना घर है ही। गांव की ज़मीन वो बेच देते हैं और उससे जो भी पैसा आएंगे उससे हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बेटे बहुए गांव जाने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन जब गांव पहुंचते हैं तो अपनी माँ कोकिला जी का व्यवसाय देखकर, उनका काम देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तब बहू रुचिका बोलती है कि बुढ़िया, जब हम शहर जा रहे थे तो ऐसे हमारे आगे रो बिलख रही थी जैसे अभी मर जाएगी, और अब देखो कैसे जवान हुई बैठी है और कैसे चमक रही है, और इतना काम फैला रखा है इसने, जाने कितना कमा रही होगी बुढ़िया। कर तो ऐसे रही थी जैसे हमारे बिना जान निकल जाएगी इसकी, और अब देखो कैसे अपना बिजनेस चला रही है। मैं तो कहती हूँ कि बुढ़िया के पैर पकड़ लो, आज कुछ काम आ जाएगी हमारे। पीछे से कोकिला जी जब अपने बेटे बहू की ऐसी बातें सुन लेती है तब वो बोलती है, अरे महारानियों, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चिंता मत करो मेरी। अब मैं तुम्हारे शहर आने जाने से तुम्हारे आगे पीछे नहीं बिलखती फिरूंगी और ना ही तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाऊंगी, रोऊंगी। तुम मेरी चिंता मत करो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरी फ़िक्र करने की। मुझे मेरे पति का साथ प्यारा है और अपना काम प्यारा है, और जब उस दिन तुम गए थे तो मैं तुम्हारे आके इसलिए रो रही थी, इसलिए गिड़गिड़ा रही थी, क्योंकि मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती थी, तुम्हें खुद से अलग नहीं करना चाहती थी। वो माँ की ममता थी जो तुम्हें रोक रही थी और तुम्हारे लिए तड़प रही थी, तुम्हारे लिए रो रही थी। लेकिन तुम लोगों को मेरी कद्र ना हुई, तुम लोगों ने उस अवस्था में मुझे अकेला छोड़ दिया, वो भी अच्छा ही किया। जीवन का एक नया पाठ सिखा दिया तुमने। तब वीर और आनंद बोले, माँ हमें आपकी ज़रूरत है, हमें अपना कारोबार चलाना है, इसलिए कुछ पैसे चाहिए थे। तब कोकिला जी बात को बीच में काटते हुए बोली, अच्छा, आज 3 साल बाद तुम गांव आए हो और वो भी तुम्हें लालच खींच लाया है यहाँ तक, पैसों के लिए। पैसे चाहिए तुम्हें, बीच में तुम्हें फ़ोन पर बात करने का भी समय नहीं था। तुम इतने बड़े बिजनेसमैन बने बैठे थे और अब यहाँ मुंह उठाए चले आए हो पैसे मांगने के लिए। धिक्कार है मुझे तुम जैसी औलाद पर। मुझे तुम जैसे लोगों का साथ नहीं चाहिए और ना ही मैं तुम्हारी कोई मदद करूँगी। ना तो अब मेरे पास तुम्हारे लिए पैसा है, ना समय है और ना ही घर है। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें मुझसे, और ना ही तुम्हारे माँ बाबूजी का प्यार मिलेगा। अब तुमने सब खो दिया है और तुमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद से मारी है। चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ, अपनी बात बनते ना देख। बड़ा बेटा आनंद रौब जबाते हुए बोला, क्यों चले जाएं? कैसे चले जाएं? आपके इस प्रॉपर्टी पर हमारा अधिकार है, हम आपके बेटे बहू हैं, हम आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं इस सब को। और अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो हमें उंगली टेढ़ी करनी आती है। तब पत्नियां भी बोली, हाँ जी, हमारे पति बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ज़्यादा आनाकानी की तो दोनों बुढ़े बुढ़िया पर मानसिक उत्पीड़न का केस कर देंगे। दहेज लेने के केस में अंदर करवा दूंगी आप सबको। फिट सड़ते रहना, दोनों बुढ़े बुढ़िया जेल में। हाँ, ये सही कह रही है, हम बिल्कुल आपके साथ ऐसा ही करेंगे। बेटे भी साथ में हाँ मिलाते हुए बोले, हम कोई बेवकूफ़ नहीं हैं। तब मोहन जी ज़ोरदार तमाचा अपने बड़े बेटे आनंद के गाल पर जड़ते हैं। तुम लोग बेवकूफ़ थे, बेवकूफ़ हो और बेवकूफ़ ही रहोगे। ज़्यादा अक्लमंद नहीं बन जाता कोई इंसान पढ़ लिखने से, या 4 किताबें पढ़ लिखने से। तब बहू रुचिका बोली, बाबूजी, आपको ज़रा शर्म नहीं आती अपने जवान बेटे पर हाथ उठाते हुए? बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है आपको अपने बेटे से बात करने की। और ये आपके बेटे से पहले अब मेरे पति हैं, इन पर मेरा अधिकार है।
ये सुनते ही कोकिला जी झन्नाटेदार चांटा रुचिका के गाल पर जड़ती है। शर्म नहीं आती बहू, ससुर से जबान लड़ाते हुए तुम्हें। खबरदार, जो मेरे पति का ज़रा भी अपमान किया तो जुबान खींच लूँगी तुम्हारी। पत्नी कोकिला का ऐसा साहस देख मोहन जी की आंखों में चमक आ गई। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया, क्योंकि पहली बार आज कोकिला जी ने किसी पर हाथ उठाया था। वो बहुत ही विनम्र भाव की औरत थी। बेटे बहू माँ बाबूजी का ऐसा रूप देखकर सुन्न रह गए, उनके होश ही उड़ गए। तब कोकिला जी बोली, बहू मैं फूटी कौड़ी नहीं दूंगी तुम्हें। ये ज़मीन जायदाद हमारी है, हम दोनों की है। हम जैसे चाहे वैसे रहे, इसलिए चुपचाप से जैसे आए हो वैसे निकल जाओ। किस मुंह से भिखारी की तरह अपना हक मांगने के लिए चले आए हो? माँ बाप तो तुम्हें बोझ जैसे लगते हैं, और उनकी संपत्ति धन दौलत उसका क्या, वो बड़ी अच्छी लगती है। और क्या बहू, ये बार बार भाई को बुला लूँगी, भाई को बुला लूँगी, एक ही बात की रट लगाए रहती हो तुम। चलो तो आज फ़ोन लगाओ अपने भाई को और बुलाओ उसे अभी के अभी यहाँ, वरना तुम परेशान मत हो। आज मैं ही तुम्हारे भाई को बुला लेती हूँ। तभी मोहन जी के दोस्त का बेटा सुनील कुछ पेपर्स लेकर वहाँ पहुँचा, और साथ में 2 पुलिस वाले भी वहाँ वर्दी पहनकर आए थे। वो पुलिस वाले कोई और नहीं बल्कि रुचिका के भाई ही थे, जिसे देखकर रुचिका अपने हित में फैसला चाहती थी। तब वो उसकी ओर बढ़ती है, लेकिन सुनील उसे बीच में ही रोक देता है। खबरदार रुचिका, मुझे अपनी बातों में बहकाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। मैं सब जानता हूँ, मैं ड्यूटी पर हूँ, और ना मैं किसी का भाई हूँ और ना कोई मेरी बहन है यहाँ पर। चिल्लाकर रौब जमाते हुए सुनील बोला। अपने भाई का ऐसा रूप देखकर रुचिका सुन्न पड़ गई और एक कोने में जाकर सिमट गई। मोहन जी ने वो पेपर वकील को पकड़ाए और बेटे बहुओं को पढ़कर सुनाने के लिए कहा। तब वकील बोला कि बुढ़ापे में अगर बेटे बहू में से किसी ने भी इन पर ज़ोर ज़बरदस्ती यह जायदाद लेने की कोशिश की, इनकी जायदाद हड़पने की कोशिश की, इनके साथ दुर्व्यवहार किया, इन्हें टॉर्चर किया, तो पुलिस उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, और जिसका भुगतान इनको बहुत महंगा पड़ेगा। तब मोहन जी पूरे स्वाभिमान के साथ बोले कि बेटा, भले ही तुमने कितनी ही डिग्रियां हासिल कर ली हो, पर दिमाग में आज भी तुम हमसे पीछे ही हो। 4 किताबें पढ़ लेने से तुम हमारे बाप नहीं बन जाओगे। अपने माँ बाबूजी का ऐसा रूप देख बेटे बहू सख्ते में आ गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, क्या से बात को समझाए। और जब सुनील को अपनी बहन रुचिका के बारे में पता चला तो ज़ोरदार 2 थप्पड़ उसने उसके मुंह पर मार दिए। तू घर पर भी ऐसे ही अपनी भाभीयों के साथ लड़ाई झगड़ा रखती थी, और अब वही रवैया तू अपने सास ससुर के साथ कर रही है। पति को भी अपने जैसा ही बना रखा है। तेरी इसी हरकत की वजह से मम्मी पापा ने तेरी शादी इतनी जल्दी कर दी, लेकिन तू बदलेगी नहीं। खबरदार, अगर आगे से तेरे बारे में कुछ भी सुनने को मिला या तूने अपने सास ससुर को तंग किया, परेशान किया, तो समझ लेना तेरे मायके के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, और पुलिस की कार्रवाई जो होगी वो अलग से होगी। ये सुन रुचिका का मुंह लटक जाता है, वो उदास हो जाती है, उसे अपने ऊपर आत्मग्लानि महसूस होती है। कोकिला जी और मोहन जी भी अपने बेटे बहुओं को माफ़ नहीं करते। अब बेटे बहू अपमानित होकर वापस अपने शहर चले जाते हैं, और मोहन जी और कोकिला जी अपना जीवन पूरे स्वाभिमान के साथ खुशी खुशी जीवन यापन करने लगते हैं। दोस्तों, जब माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्यार निस्वार्थ भाव का होता है, तो बच्चे क्यों उन्हें स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं? क्यों उनकी प्रॉपर्टी को, उनके पैसों को ज़्यादा महत्व देते हैं? वो क्यों उनके सम्मान, उनके प्यार और उनके संघर्ष को भूल जाते हैं? क्या माता पिता का प्यार उनके लिए मायने नहीं रखता? वो उन्हें बोझ क्यों समझते हैं बुढ़ापे में? तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कहानी को लेकर, मोहन जी और कोकिला जी को लेकर? जो उन्होंने अपने बेटे बहुओं के साथ किया, वो फैसला सही था कि गलत? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। और कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।